नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, रुक्मणी पब्लिकेशन का यह बिहार प्राथमिक शिक्षक का आपका प्रैक्टिस सेट जो कि अभी चल रहा है, इसमें साथियों बता दें कि आपका कक्षा 1 से 5 हेतु जितने भी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, नियुक्ति परीक्षा, ये सभी का आपका टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन के साथ इस बुक में दिया गया है, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसका पहला पार्ट जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका अपलोड कर दिया गया है। जो साथी नहीं देखे हैं आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह आपका सिलेबस आपका पैटर्न पर आधारित है। साथियों, इसमें 150 क्वेश्चन पूरा दिया गया है जो कि आपका सिलेबस में बात की गई है। ठीक है, चलिए जानते हैं, हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। बता दें इसको आपको कि इसमें कुल 50 क्वेश्चन जो कि आपका मैथ और रीजनिंग का है साथियों, और उसके बाद 100 क्वेश्चन जो है यह आपका सामान्य अध्ययन का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन का डिस्कशन करेंगे, उसके अंत में हम मैथ और रीजनिंग का आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं साथियों पहले सामान्य अध्ययन की ओर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 50 तक आपका क्या है, तो जीके और साथियों आपका मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, तो चलिए 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सच में अगर बीपीएससी सुपर टेट निकालना है, क्लास को पूरा देखिएगा। यह बहुत ही प्रमाणित बुक है, आपको बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बुक है और यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न। साथियों, इसका सबसे पहला अगर बात की जाए 51 प्रश्नों की, तो साथियों क्वेश्चन कह रहा है, आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। कहता है कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा क्या, तो ओजोन। ठीक है, ओजोन हो जाएगा साथियों, राइट आंसर याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में तो आपको बता देते हैं साथियों, आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठेगा, क्योंकि साथियों हर क्वेश्चन का हम आपको 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताते हैं, ताकि अगर आपको यह क्वेश्चन ना आए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आए तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इसी उद्देश्य के माध्यम से हम आपको बताते चलते हैं। तो याद रखिएगा, ओजोन के बारे में अगर बात की जाए तो ओजोन गैस जो है यह सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है, और ओजोन परत साथियों 30 से आपका याद रखिएगा 30 से 60 किलोमीटर के आसपास तक यह फैला रहता है। याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट बात कहा जा रहा है साथियों कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जाएगा, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति किससे पहुंचती है, कौन गैस से, तो यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है साथियों, इससे सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचता है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लौह पर क्या जमा किया जाता है। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा जस्ता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनीकरण जो है इसकी प्रक्रिया में लोह पर जस्ता जमा कर दिया जाता है, और लोहा पर आर्द्र वायु में छोड़ देने के कारण साथियों ऊपर लाल रंग की क्या होती है, एक ढीली परत बैठ जाती है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। फटाफट अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है सितारे के जगमगाहट का कारण डैश है। क्या है इसका सही कारण, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सितारे के जगमगाहट का जो कारण है वह वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसको याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है साथियों, तो उसी क्षण क्या होता है, दोनों माध्यम को अलग अलग करने वाले तल का अभिलंब अपतिल होने के कारण क्या होता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। परंतु यह भी आप लोग याद रखेंगे कि इसी क्षण क्या होता है, तिरछी आपत्ति होने के पर वे अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। इसका राइट आंसर बात की जाए तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा पाचक कक्ष। क्या हो जाएगा, तो पाचक कक्ष हो जाएगा, याद रखेंगे। बायोगैस
यंत्र के पाचक कक्ष हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है। और याद रखेंगे कि गीले गोबर से सड़े हुए जलशील मीथेन गैस बनती है। ठीक है, क्या बनती है? तो गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो कि साथियों वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्नों की, तो कहता है वह बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए साथियों क्या इसका होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो आपका हो जाएगा साथियों क्या? तो R ग्रेटर देन R हो जाएगा, कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगर बात की जाए नेक्स्ट कहता है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? इसका राइट आंसर ध्यान में रखेंगे आप लोगों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। हमारे पाचन तंत्र की छोटी आंत में वसा का पाचन होता है और छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यह भी याद रखेंगे। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी यहीं होता है। छोटी आंत की दीवारें से अगर बात की जाए तो आंतरिक रस निकलता है। ठीक है, ये सभी कथन को आप सभी याद रखेंगे, किसी भी रूप में आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा साथियों आप लोग, और क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखेगा, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास को पूरा जरूर देखेंगे, आप सभी से बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो याद रखिएगा आपका जंगल जो है यह क्या है? तो यह पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ठीक है, इसको आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर का बात की जाए तो जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जायद मौसम के अनुसार अगर बात की जाए तो आपका तरबूज जो है इसका क्या होता है? आपका इसका उत्पादन होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो यहाँ पे आप सभी फटाफट ध्यान दीजिएगा। 59 प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के प्रकीर्णन का बोच्छा है, इसका सही आंसर हो जाएगा तारों का टिमटिमाना जो है यह क्या है? तो यह प्रकाश के परिकर्ण का उदाहरण नहीं है। तारों का टिमटिमाना जो होता है साथियों यह क्या होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्य से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसी क्षण क्या होता है साथियों, उसके द्वारा क्या होता है? तो प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का परिकर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात की जाए तो कहता है, ध्यान देंगे जो नेक्स्ट कह रहा है आपका कि निम्न में से किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? याद रखिएगा कल के क्लास में भी हम आपको बताए थे कि 2 कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है। आज पूछ रहा है 4 कक्षीय हृदय। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ में साथियों, मगरमच्छ में अगर बात की जाए तो इसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मगरमच्छ एक सरीसृप वर्ग के प्राणी है, इसको भी याद रखेंगे। और मगरमच्छ जो होता है साथियों यह मेढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। ठीक है, मेढक का जो हृदय है यह 3 वेशमी होता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए मछली की तो साथियों यह आपका द्विकक्षीय हृदय होता है, यह आप लोग याद रखिएगा। कहता है यहाँ पे कि ब्यूटेन का संरचना कौन है? साथियों ब्यूटेन का जो संरचना है वो आपका कौन है? तो याद रखिएगा साथियों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा एच। साथियों एच बॉन्ड सी जो है आपका एच जो है यह, और आपका ऊपर में जो 4 बॉन्ड बन जाएगा यह आपका क्या हो गया? तो यह आपका ब्यूटेन का संरचना हो गया। आप सभी 11th क्लास और 12th में आप बॉन्ड बनाना सीखे होंगे साथियों केमिस्ट्री में, तो वहाँ से आपका यह जो भी बीएससी किए होंगे, जो भी आपका साइंस इंटर में आप लोग साइंस लिए होंगे, तो आप सभी इस प्रश्न को हल अच्छे से कर पाएंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट तो ध्यान दीजिएगा, कहता है दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेंशन भी हो सकता है। कह रहा है दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। ठीक है, ये सभी है। और इसमें कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। बहुत ही थोड़ा सा यह पेचीदा प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल भी आप परेशान ना हों। यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वह क्या होगा? तो साथियों
बी नंबर सही होगा, क्योंकि ये सभी में क्या होते हैं, अंडे देते हैं, इसलिए इसमें समानताएं हैं। ठीक है, सांप भी अंडे देती हैं, छिपकली भी अंडे देते हैं, और मेढक भी अंडे देते हैं, घड़ियाल भी अंडे देते हैं, इसलिए इन सभी में क्या हो गया, यह आपका समानता मिल गया है। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। जीव जो कि छिपकली, चमगादड़ और कलचेरी, बिच्छू, यह आपका पूछ रहा है किस वर्ग के हैं। ठीक है, जंतुओं में यह किस वर्ग के हैं, तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सरीसृप है, स्तनधारी है, पक्षी है और कीट है। यह आपका यह वाला आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए अगर आपको बता दें कि जंतुओं का अगर वर्ग वाइज आपको बताएं, तो याद रखेंगे जो छिपकली होता है, सबसे पहले छिपकली कौन सा वर्ग में आएगा, तो सरीसृप में आएगा। चमगादड़ कौन वर्ग में आएगा, तो स्तनधारी में आएगा। उसके बाद आपका कलचीरी जो है यह कौन में आएगा, तो यह पक्षी है। और आपका बिच्छू जो है साथियों, यह कीट में आएगा। ठीक है, कोई समस्या, किसी को भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को स्किप करके जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप लोग हमें वजह बताइएगा, फिर आप लोग क्लास को स्किप करके जाइएगा। कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर ध्यान में रखेंगे आप सभी कि क्या हो जाएगा, एल्कोहल और ग्लूकोज जो है यह क्या है आपका, तो यह विद्युत का चालक नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था आप सभी के लिए। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दाद रिंग वॉर्म जो है यह किस प्रकार की बीमारी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ध्यान में रखेंगे आप सभी। यह किस प्रकार की है, तो याद है यह फुंगल है। क्या है, यह फुंगल प्रकार की बीमारी है, कवकीय यह बीमारी है। ठीक है, कवक जनित रोग अगर बात की जाए, कवक वाले रोग और इसके कारक की अगर बात की जाए, तो आप कैसे पहचानेंगे, याद रखिएगा। एथलीट जो फुट है यह आपका ट्राइफोलाइटोन भी का कारण होता है। ठीक है, आपका जो खाज है यह आपका किस कारण से होता है, तो एक्रेशन एक्सकेबिक के कारण से होता है। और अगर दाग की बात की जाए, तो यह भी आपका किससे होता है, तो ट्राइफोफाइटाइन कारण से होता है, याद रखिएगा। इस कारण को हम आपको बताए हैं, शायद हो सकता है आपसे कारण भी एग्जाम में पूछ ले। ध्यान दीजिएगा साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि ब्रेड को फुलाने के लिए निम्न में से सामग्री मिलाई जाती है। निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। ब्रेड को फुलाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है, तो याद रखेंगे ईस्ट जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अगर समझना चाहें तो, कि ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट सामग्री मिलाई जाती है और ब्रेड को फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाए जाते हैं। यह भी कथन आप लोग याद रखिएगा। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में रेखांकित होता है। इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे आप सभी, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी उत्तर दिशा में। कहाँ, उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए चुंबक के कुछ गुण की, तो याद रखेंगे चुंबक के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले यह स्वतंत्र पूर्वक लटकाए गए उत्तर दिशा में स्थिर रहते हैं और इनमें दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव जो है यह किनारे से ठीक पहले स्थिर होते हैं और दूसरा ध्रुव जो है यह बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई या प्रभावकारी लंबाई भी कहते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए 68 प्रश्न की, तो कहता है माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसका राइट आंसर याद रखेंगे आपका हो जाएगा वीजा डंसाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो प्लेसेंटा हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसे संरचना से जुड़ा होता है जो कि किसे कहते हैं, तो नाभि रंजू कहते हैं इसको। नाभि रंजू माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है, लिख लीजिएगा आप सभी, नाभि रंजू।
अंकुर और गर्भाशय कोशिकीय परत के संदर्भ में क्षेत्र को क्या करता है, तो साथियों अपरा, अपरा का मतलब प्लेसेंटा कहते हैं जिसको, इसको कहते हैं। और गर्भ अपने शोषण श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन अपनी माता से कहाँ करता है, तो नाभि के रंजों द्वारा प्राप्त करता है। कोई समस्या? चलिए आगे बात की जाए। सब कुछ आपको क्लियर करवा रहे हैं, बस क्लास में बने रहें और प्रयास करिएगा कि और से और अधिक मात्रा में इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स के फैमिली को आप लोग जोड़िए, ताकि आपके लिए और बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से आपका पूरा सिलेबस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे करवाया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रश्न कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट होता है। और नीला थोथा का साथियों रासायनिक सूत्र अगर आप सब जानना चाहें तो यह भी याद रखिएगा कि CuSO4 पॉइंट क्या हो जाएगा आपको 5H2O जो हो जाएगा साथियों, यह नीला थोथा का रासायनिक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे, तो कहता है किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, समझेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका साथियों डिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण, विवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। बात की जाए अगर इसके बारे में, समझेंगे यहाँ पे कि जब ध्वनि तरंग अवरोधन के किनारे से मुड़ जाती है तब साथियों इसे ध्वनि का विवरंदन क्या कहते हैं, विवरंदन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर आगे, तो कहता है साथियों पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप गलती 100% कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ध्यान में रखेंगे क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अस्थित बंध। क्या हो जाएगा, अस्थित बंध जो है या पेशी तंत्र का अस्थित बंध हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, याद ही रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। कल के क्लास में हम आपको बहुत सारे ऐसा यूनिट बताए थे, उसी में से एक यहाँ पे यह क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो होता है साथियों, यह क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूरी का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, इसको आप सभी याद रखेंगे। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका वह क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर उससे पहले थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथियों आपसे पूछ देगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, जो कि बहुत सारे हम पेपर में देखे हैं, यह भी पूछ दिया जाता है। तो याद रखेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर साथियों होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, कहता होता है, तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, हर जगह यह काम आता है। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है पेनी, एक सेकेंड साथियों आपका यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देना चाहिए। कहता है पेनिसिलियम एक डैश है। पेनिसिलियम जो है यह क्या है, तो साथियों यह जो है यह एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का कवक है। क्या है, कवक है, याद रखिएगा। पेनिसिलियम जो है यह पहला ज्ञात एंटीबायोटिक है, जो कि पेनिसिलियम का आविष्कार किन्होंने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नाम याद रखेंगे, पेनिसिलियम का जो आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखिएगा। चलिए फटाफट आगे बात की जाए। तो आगे का जो आपका प्रश्न है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह प्रश्न है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि यह जो होता है ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है, यह क्या होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, याद रखिएगा। कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे कोशिका की जो ऊर्जा इकाई है इसको कहा जाता है आपका साथियों ATP। क्या कहते हैं, ATP कहते हैं। ठीक है, बात की जाए अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि साथियों कोशिका की जो ऊर्जा इकाई है इसको ATP कहा जाता है, और ATP को ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ATP को ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं, याद रखेंगे। ATP का अगर आपका पूरा नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे
एडेनोसाइन ट्रिफोस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है वंशागति नियम की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और यह प्रश्न आप क्लास 9th 10th सभी के बायोलॉजी बुक में पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेगर मेंडल। ठीक है, मेंडल का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। मेंडल का जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है उसी में आप सब पढ़े होंगे। अनुवांशिकता का जनक भी इन्हें कहा जाता है, तो याद रखेंगे इन्होंने ही जेनेटिक की खोज की थी, यह बात आप सभी याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है साथियों यहाँ पे कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप सब याद रखेंगे साथियों किस गैस का नाम हंसाने वाला है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह साथियों आपका क्या है, तो यह हंसाने वाला गैस है, याद रखेगा। आप लोग हाउसफुल 3 शायद मैं अगर सही हूँ तो हाउसफुल 3 या फिर हाउसफुल 4 उसमें आप लोग देखे होंगे कि सब लोग एक हॉल में सारे के सारे लोग रहते हैं और वो हंसने लगते हैं। ठीक है, तो वह वहाँ पे कौन सा गैस का यूज किया गया है, तो यही गैस का यूज किया गया है, याद रखेगा। ठीक है, बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा आगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किए जा सकता है। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा, तो याद रखेंगे फिक्टरी हो जाएगा। ठीक है, फिक्टरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है और जल शोधन दूषित जल के आनुवांशिक रसायनों, जैविक प्रदूषण कि लिम्बिक ठोस तथा गैसीय कणों को दूर करने के लिए यह प्रक्रिया किया जाता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, कहता है शरीर में विलाय कहाँ पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझ में शायद ही कमी आया होगा। कहता है शरीर में विलाय कहाँ पाया जाता है। अब ये विलाय क्या है थोड़ा सा आपको हम बता देंगे, पहले इसका आंसर लगा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा आपका छोटी आंत में। अब समझिएगा कि विलाय क्या है। ठीक है, विलाय का मतलब वो विलाय नहीं, कैट वाला नहीं, समझेंगे। शरीर में विलाय छोटी आंत में पाया जाता है और यह विलियम छोटी आंत का प्रधान अंग होता है। इसी स्थान पर अधिकतर पाचन एवं अवशोषण होता है, इसी को विलाय कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब बात की जाए आगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4D। ठीक है, क्या हो जाएगा 4D। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता 4D हो जाएगी। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो कहता है प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे। सबसे इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है आपके लिए। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका आइजक न्यूटन हो जाएंगे। ठीक है, आइजक न्यूटन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने वाले, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले यह प्रथम व्यक्ति आइजक न्यूटन थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ समझिएगा आप सभी, यहाँ जो कह रहा है कि क्विनिक मलेरिया एक क्या है, आम दवा है। ठीक है, क्विनिक मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। इसका सही आंसर बताते हैं आपको, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कुनेन जो है यह क्विनिक मलेरिया की एक आम दवा के रूप में बनाई जाती है, जो कि कुनेन वृक्ष के छाल से बनाए जाते हैं। ठीक है, बात की जाए आगे तो समझिएगा यहाँ 83 प्रश्नों को। 83 जो प्रश्न है क्या कह रहा है, कहता है मानव आँख में मौजूदा डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, वह क्या होगा, तो याद रखिएगा पीला होता है। ठीक है, समझेंगे मानव आँख में मौजूदा जो पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि होता है, और याद रखेंगे आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। आप सबको पता होगा कि पुतली इस प्रकार के बीच में रहते हैं। ठीक है, इसको पुतली कहते हैं साथियों, याद रखिएगा। जिसमें क्या होता है, तो इसमें डिड पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है, जिसको कोर्निया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे, तो आगे ध्यान दीजिएगा आप सभी।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 84 नंबर प्रश्न है। कह रहा है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। इसका सही आंसर जो है यह क्या है, तो आपका ऑप्शन बी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CaH2PO4 2+ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए आपका हाइड्रोजन फॉस्फेट की, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो CaH2PO4 लिखते चलेंगे, PO4 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं। ठीक है, उन पशु को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं। तो हम सभी, आप सभी बचपन से पढ़े होंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, तो इसको क्या कहेंगे, सर्वहारी कहेंगे, जो कि सभी को खाते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे हम जो मनुष्य हैं यह किस में आएंगे, यह भी आप सबको कमेंट में बताना है कि जो हम मनुष्य लोग हैं यह किस श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश कितना है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों 0.03% जो है इसकी मात्रा है। याद रखेंगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता लगभग है वह कितना है, 0.03% है। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए आपसे, तो यही याद रखिएगा इसका जो प्रतिशत है यह 78% है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो यह आपका 21% है। और इन दोनों को मिलाकर साथियों, इन दोनों को मिलाकर लगभग आपका वायुमंडल में 99% हो जाता है आपका, याद रखिएगा दोनों को मिलाकर। ठीक है, इस तरह के चीज़ों को आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए 87 की, तो कहता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जुड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। इसका 100% आपको याद रखना होगा कि वह क्या कहलाता है, तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर जोड़े वाले क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। यह भी आप सब याद रखिएगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डेप्थ में पूछा गया है। यकीन मानिए बीपीएससी में भी इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है जितना डेप्थ में आपके प्रश्नों की यह जो लेवल है। यह लेवल इसलिए है ताकि अगर आप हाई लेवल पढ़ेंगे तभी आपका नीचे का स्तर क्लियर होगा, इसलिए इस बुक को इस प्रकार से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। याद रखेंगे मेल पीगी नलिकाएं जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑक्सीमयम। ऑक्सीमयम जो है यह आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ ऑक्सीमयन है। साथियों ऑक्सीमयम का घनत्व अगर बात की जाए तो याद रखेंगे 22 पॉइंट कितना है, 588 है साथियों। 587 क्या है, 587 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी तो सब बता देंगे, ये बताइए वैज्ञानिक नाम क्या है। अब इसका राइट आंसर ध्यान में रखेंगे आप सभी, इसका राइट आंसर होगा आपका पाबो क्रिस्टेस्ट। क्या हो जाएगा, पाबो क्रिस्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम मोर का यही है। अगर बात की जाए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अगर बात की जाए आगे, तो ध्यान दीजिएगा आपका कि पूछ रहा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY को किस वर्ष तक
बढ़ा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे आप सभी, आपका क्या हो जाएगा, मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा 31 मार्च 2026 तक साथियों यह योजना को बढ़ा दिया गया है पूर्ण रूप से। ठीक है, और इसका उद्देश्य कृषि समुद्र, याद रखिएगा, कृषि समुद्री प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण समूह का विकास करना है इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए बात की जाए अगर 92 प्रश्नों की, याद रखेंगे, कहता है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वह आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। क्योंकि लोकसभा के जो सदन होते हैं उसके जो प्रमुख होते हैं वह आपका लोकसभा के सदस्य होते हैं, और लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ये आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा जरूर से। बात की जाए आगे तो कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था, इसको याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1990 में। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम वर्ष 1990 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 30 अगस्त 1990 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिए बताने के लिए हम बहुत सारे एक प्रश्नों का आपका कई पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग ही नहीं देखते हैं, इसलिए हमें फटाफट आगे बढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा कि पूरा एक्सप्लेन करके चलिए सर, तो हम एक्सप्लेन करके जरूर चलेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है, 356 को सुरक्षा कपाट किन्होंने कहा है, तो याद रखेंगे साथियों आपका BR अम्बेडकर ने कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, तो 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता जो है ये आपका कौन नहीं है, तो विचरण की स्वतंत्रता जो है साथियों यह जो है यह राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19D के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वतः अबाध संरक्षण और अधिकार स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हमें दी गई है। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, तो हम लोगों को मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है हम सभी के लिए। चलिए फटाफट आगे बढ़ा जाए, तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। कहता है यहाँ पे कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ कहाँ पे, याद रखेंगे आपका इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव इंग्लैंड में हुआ था। और राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं और संविधान के प्रावधान के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। विश्व में 3 तरह की दल व्यवस्था है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। कितने प्रकार की दल व्यवस्था है, 3, एक दल व्यवस्था, 2 दल व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। अपना जो भारत है यह किस दल व्यवस्था को मानता है यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। बात की जाए अगर आगे तो यहाँ पे याद रखेगा वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, इस किस नदी तट पर स्थित है। यह आपका जो है प्रश्न, इसका सही आंसर होगा आपका भोगवा नदी। ठीक है, आप सब भोगवा नदी को सुने होंगे, यह वही नदी के तट पर बसा हुआ है, इसको आपको याद रखना होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन द्वारा का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी साथियों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन साइमन जो था यह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्च 1946 में साथियों कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे। यह भी आप लोग लिख लीजिएगा, कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे। कहता है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में द्विगत होंगे,
किसका है बताइए। कथन यह किसका है? बहुत ही फेमस कथन है, बहुत ही बढ़िया कथन है और बहुत ही महान व्यक्ति का ये कथन है। तो यह कथन किसका है आप लोग बताइए, और यह कथन कब कहा गया था यह आपको हम बताते हैं। तो यह कथन कहा गया था आपको भारत छोड़ो आंदोलन में। अब आप समझ गए होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में यह जो कथन कहा गया है किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था, ये आप लोग आसानी से अब बता देंगे। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का साथियों स्मारक जो है यह आपका फिरोजपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा फिरोजपुर में स्थित है, जो कि साथियों पाकिस्तान की सीमा के निकट सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर जिले जो है वह कहाँ है? तो हुसैनी वाला गांव में भगत सिंह का स्मारक स्थित है। इतना आपको हम डिप में बता रहे हैं ताकि आप डायरेक्ट वहां पहुंच भी सकते हैं। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ कहता है आपका जो प्रश्न है नेक्स्ट, कहता है कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यह बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। संगीत सभापति कौन थे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वसुमित्र थे, याद रखेंगे। और इसी सन क्या होता है साथियों, तो बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है दो गुटों में, एक हीनयान और एक महायान। चलिए बात की जाए अगर आगे, ध्यान दीजिएगा, कहता है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया है? तो इसका याद रखेंगे दौलताबाद में ले गया था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किया था, यह भी याद रखेगा, आपसे पूछ देगा दौलताबाद जो है यह किस जगह का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया था, तो याद रखेंगे इस जो। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो कहता है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? कहता है, ठीक है, यहाँ पे तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, अर्थात लौह पुरुष जो थे। इन्होंने क्या कहा था? तो इनका जो पक्ष था वह था क्या? तो पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता थे, बहुत सारे ऐसे उदारवादी नेता थे जो कैबिनेट मिशन के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने क्या किया था? इसका विरोध भी किया था। खासकर अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग इसका विरोध करता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है 16 वन पाए जाते हैं कहाँ पे? 16 वन जो है साथियों यह आपका हो जाएगा पश्चिम घाट केरल में। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भारत को साथियों, भारत का जो आपका विभाजन किया गया है, एक है पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी घाट। ठीक है, इसको भी कई भागों में विभाजन किया गया है, जैसे आप पढ़ेंगे कोकण तट, मालाबार तट, ऐसे तो इसमें विभाजन किया गया है। हम जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, पूरा ज्योग्राफी आपको यहीं बैठकर पूरा भारत भ्रमण करवाएंगे। चलिए आगे बात की जाए, पहले आप लोग ये बताइएगा कि क्या आप सभी के लिए फुल डिस्कशन सिलेबस भी लाना चाहिए? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, तभी हम विचार करेंगे आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद है सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। याद रखिएगा सकल राष्ट्रीय आय पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रति व्यक्ति आय को क्या होगा? PCI, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए अगर आगे तो कहता है किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई थी? बहुत ही फेमस यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1969। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1969 में क्या हुआ था साथियों? तो MRTP आयोग की स्थापना की गई थी। MRTP का अगर बात की जाए फुल फॉर्म की तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे कि मोनोपोलिटिस्ट एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, बात की जाए अगर आगे, कहता है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? साथियों सबसे गहरा गर्त का अगर बात की जाए तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो चैलेंजर जो है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, याद रखिएगा, जो कि
चैलेंजर गर्त पश्चिम प्रांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पास स्थित है, याद रखिएगा। और यह गर्त जो है साथियों, ठीक है, गर्त जो है यह महासागर के सबसे गहरे भाग में होते हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अगर बात की जाए तो कहता है भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही अवरोही क्रम आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी होगी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और अंतिम में आपका लेटेराइट मिट्टी होगा। इस क्रम से आप लोग भी समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होता है। तो याद रखिएगा सामान्यतः वो क्या होता है तो घटता है। क्या होता है, सागर जल का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः घटता है, यह याद रखेंगे। और सागरीय जल के तापमान पर सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति का प्रभाव पड़ता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो आगे का प्रश्न है कहता है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। रेड क्लिफ जो रेखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेड क्लिफ रेखा साथियों, जो रेखा है साथियों, यह एक जो इंग्लैंड से एक व्यक्ति आए थे उनका नाम था, उन्हीं के नामकरण पे, उन्हीं के नाम पे यह रेखा का क्या किया गया था, इस रेखा का रखा गया था। और यह रेखा जो है यह काल्पनिक रेखा है, यह भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन खींचा हुआ है, याद रखिएगा यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आपका ये जो 111 नंबर है, कहता है एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा एतमाद दौला का जो मकबरा है साथियों यह किसने बनवाया था। तो यह आप याद रखेंगे यह नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। अभी तक आप सभी इतना ही याद रखते हैं कि शाहजहां ने अपने पत्नी के लिए क्या बनवाया था, मकबरा बनाया था। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि नूरजहां ने अपने स्वामी के लिए कह सकते हैं, अपने मतलब कह सकते हैं क्या, अपने शब्दों में स्वामी कह सकते हैं, ठीक है। अपने स्वामी के लिए उन्होंने क्या बनाया था, मकबरा बनवाया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कब बनाया था साथियों, तो यह भी आपको बता देते हैं 1626 से 28 ईस्वी के बीच में इसका जिक्र होता है, ठीक है। इसका उल्लेख किया गया है, इसको याद रखिएगा। यह आगरा में बनवाया गया था यह मकबरा, और यह संगमरमर के निर्मित है, ठीक है। आपसे पूछ देगा आप, क्योंकि 100% यह पूछा ही जाता है कि उस मकबरे में, उस महल में, उस कोठी में कौन सा पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो याद रखेंगे संगमरमर का निर्मित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है उपनिषद काल के राजा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको जूम कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा केकई के, किसके थे, केकई के। आपको पता होना चाहिए केकई कौन थे, याद रखेंगे उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे। और छांदोग्य उपनिषद में दार्शनिक राजा अश्वपति का भी उल्लेख किया गया है। उपनिषद अपने कितने हैं, कमेंट के माध्यम से आप सभी बताइएगा। देखिए हम आपको एक प्रकार से होमवर्क भी दे रहे हैं ताकि आप सभी इसी बहाने थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताते चलिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर, ठीक है साथियों, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्र दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है यह आपका याद रखिएगा किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर जो है यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, जो कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमी एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, ठीक है। चलिए बात की जाए अगर आगे
कहता है वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर याद रखेंगे अमीर अली के द्वारा। लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। साथियों अमीर अली ने लंदन में 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित की थी, याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट तो कहता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र क्रम में की गई लोग शहीद हुए थे। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सम्मिलित करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर साथियों यहाँ पे ध्यान देंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा सिवान। ठीक है साथियों, श्याम बिहारी लाल सिवान से, उसके बाद आपका हो जाएगा ध्रुव कुमार गया से, फिर आपका हो जाएगा कपिल मुनि कटिहार से, और आपका फूलना प्रसाद श्रीवास्तव डुमराव से। तो इस क्रम में आपको सजाने को मिलेगा, तो आप गलती मत कीजिएगा। चलिए उसके बाद कहता है कि किसको पार कर लेना एक दिन जुड़ता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी कि आपका क्या हो जाएगा 180 जो है साथियों 180 डिग्री अक्षांशीय देशांतर पश्चिमी से उत्तरी को क्या करना यहाँ पे समझेंगे। फिर से अच्छे से ढंग से आपको समझाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अधूरा लिखा गया है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हम गलती बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझाते हैं। देखिए कह रहा है 180 डिग्री अक्षांशीय देशांतर को पश्चिम से पूर्व को पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, यह कथन यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा लिखा गया है। अब बता देते हैं आपको कि 180 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारित रेखा यह है। यह देशांतर के अंतर में 4 मिनट का अंतर रखता है। देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा आप सबको पता होना चाहिए। इस प्रकार से अक्षांशीय और इस प्रकार से देशांतर रेखा होती है, जो कि पूरे पृथ्वी को अलग अलग देशों को क्या है काल्पनिक रेखा में विभाजित की गई है। अब समझेंगे, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होंगे। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद 73। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति को के सहायता हेतु उनके कार्य के संपादन और सहायता हेतु परामर्श देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा और उसके प्रधान आपके प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। साथियों निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था, इसका याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो याद रखिएगा HD देवगौड़ा थे। ठीक है, HD देवगौड़ा साथियों 1996 में प्रधानमंत्री बने थे, और यह भी याद रखिएगा कि यह कर्नाटक विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। याद रखिएगा वहां से इन्होंने जीत हासिल की थी। बात की जाए कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण जो है यह अपना प्रतिवेदन देता है साथियों किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको साथियों CAG भी कहते हैं फुल शॉर्ट में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉलिटी का सेगमेंट है, यह इसका चैप्टर भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो यह चीज़ को याद रखिएगा। और बात की जाए जिस तरह से साथियों की बात की जाए अगर इसके बारे में, तो यह कहाँ होते हैं, तो यह राज्य में राज्यपाल को देते हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह है कि भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। भारत निर्माण जो कार्यक्रम है यह कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा 1905 से 6 में किया गया था। ठीक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी अधोसंरचना निर्माण एवं सुविधाओं के सृजन हेतु 1905-6 में भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को ग्रामीण आवास सिंचाई संभावना का विदोहन, पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण सड़क विद्युतीकरण एवं ग्रामीण संचार को शामिल किया गया था इसमें। चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा फटाफट। आपका देखिए आज बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
क्लास को पूरा देखिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं, और सेशन को शेयर करते चलिए साथियों। आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इससे सबको लाभ मिले और हमें भी कुछ लाभ मिले। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर 121 प्रश्न की, तो कहता है किस सुल्तान ने हजरत ए आला की उपाधि को धारण किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी ने क्या किया था। तो याद रखिएगा साथियों, शेरशाह सूरी ने पहला शासक था जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि बहलोद लोदी अपने सरदारों को मनसद ए अली भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा बहलोद लोदी के बारे में। बात की जाए अगर आगे, तो कहता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे आप सभी, क्या हो जाएगा, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी, और वर्ष 1929 तक साथियों इस शाखा को बिहार के अनेक नगरों में क्या किया गया था, तो स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, बात की जाए आगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है आगे जो है वह क्या कह रहा है साथियों, कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। भारत के जो दक्षिण छोर है, आप सबको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपका है साथियों, क्या याद रखेंगे, आपका निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और आपसे यहीं पे पूछ लेगा कि भारत के उत्तरी छोर का नाम क्या है, तो याद रखेंगे इंदिरा कौल है। क्या है, इंदिरा कौल, जो कि साथियों याद रखिएगा आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो यह जो है पॉइंट, यह इंदिरा कौल है और यह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी याद रखिएगा। कहता है भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं। इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, संसद की आर्थिक मामलों की समिति उपयुक्त में से सभी हैं, याद रखिएगा ये सभी हैं। और यह तीनों संसद की क्या है, अस्थायी समिति है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। बात की जाए, वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक गति क्या होती है, विधि में एक सामान्य मंदी हो जाती है, तो उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाता है, याद रखेंगे, उसको कहा जाता है आपका चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है, याद रखिएगा। मंदी से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है, जो कि व्यवसायिक गतिविधियों में एक सामान्य मंदी होता है। और यह भी याद रखेंगे आप सब कि विकसित देश में चक्रीय बेरोजगारी देखने को हमें मिलते रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कहता है आगे जो आपका प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी यह आपका याद रखिएगा साथियों, कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हुई थी। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, सेडान का युद्ध जो कि 1870 में किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। सेडान के युद्ध के बाद साथियों 1871 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच एक फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, इसको याद रखेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है वादीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। वादीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह याद रखेंगे आपका कहाँ है, कर्नाटक में है, इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखेंगे कि वादीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व की शुरुआत वर्ष 1973 में हुआ था, यह भी आपसे पूछ दिया जा सकता है। अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, याद रखेंगे, इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, मौसम में होने वाले परिवर्तन क्षोभ मंडल होते हैं, और वायुमंडल में होने वाले समस्त घटना जलवायु, मौसमी हलचल इस तरह के स्तर में होती रहती है, तो इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। मत देने का जो अधिकार है याद रखेगा, यह आपका कौन सा अधिकार है, तो यह आपका कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जो याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह भी याद रखेगा कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मत देने का अधिकार जो है यह क्या है साथियों, तो
यह आपका विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 326 के आधार पर मत देने का अधिकार व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्धारित है। अब आप बताइएगा कि व्यस्त मताधिकार का मतलब क्या होता है साथियों, यह आपको बताना है। बात की जाए कि जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये आप बताइए। तो याद रखेंगे जीएनपी एवं जीडीपी का मूल अंतर विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जीएनपी बराबर जीडीपी, जो कि देश के में उत्पादित लेकिन विदेश को प्राप्त, प्लस निदेश में उत्पादित लेकिन देश को प्राप्त। यहाँ पे यह भी याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो जीडीपी और जीएनपी दोनों अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय उत्पादन और आय को दर्शाते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है। साथ ही इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि यह रोहतास जिले में है। कहाँ है, रोहतास जिले में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोहतास जिले में चूना पत्थर का कुल अगर भंडार की बात की जाए तो 210.85 याद रखिएगा मिलियन टन आंका गया है। रोहतास जिले में उपलब्ध चूना पत्थर पर आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग के 2 कारखाने भी उपस्थित हैं। ये सभी कथन आप सभी याद रखिएगा। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथी कि कहता है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। कहता है यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। इसका राइट आंसर ध्यान में रखेंगे आप सभी कि आपका क्या हो जाएगा, दीपर बिल पर। ठीक है, ये क्या होता है समझेंगे। घड़ियाल की एक घड़ियाल जो है या घड़ियाल जो है यह क्या है, तो यह एक का प्राकृतिक आवास देखने के लिए चंबल नदी जाना सबसे सही होगा। इसका राइट आंसर याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकलन पारित किया गया था कि विधि के समक्ष जाति वंश या फिर स्त्री पुरुष को लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो लिखना ही चाहिए साथियों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ याद रखेगा। यह किस अधिवेशन में इसकी बात की गई थी, समानता की बात की जा रही है, याद रखेंगे। यह आपका हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। इस अधिवेशन में साथियों कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में क्या गया था, संकलन पारित किया गया था कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए अगर आगे तो कहता है राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। यह किसने कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में यह भारत की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं कमजोरी है जो कि भारत को ऊपर नहीं उठने दे रहा है। ठीक है, इस बात को आप सभी भारत की जो राजनीति व्यवस्था है आप सब इससे परिचित होंगे और इसका राइट आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा साथियों, यह किन कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। किन्होंने कहा है, तो राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन महात्मा गांधी का है, याद रखिएगा। चलिए बात की जाए अगर आगे तो फटाफट आगे चलते हैं। वहाँ पे आप देखते हैं साथियों, कहता है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। कल के क्लास में हम बताए थे कि बक्सर का युद्ध साथियों किसके बीच हुआ था, याद रखिएगा आपका मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर साथियों, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बात की जाए अगर आगे तो कहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी साथियों, यह आप याद रखेंगे कि आपका किसके, तो मैडम साथियों ब्लावात्स्की के द्वारा किया गया था, जो कि क्या यह जो थे या कहाँ के थे, तो यह साथियों आपका नीदरलैंड के या थी, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ की थी, नीदरलैंड की थी जहाँ तक मुझे याद है। और यह साथियों सबसे पहले जो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी वह आपका न्यूयॉर्क में किया गया था, याद रखिएगा। इसी के तर्ज पर भारत में किया गया था और भारत में इसका क्या क्या हुआ था, तो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट ने इसको अधिक क्या किया था, बढ़ावा दिया था। बात की जाए अगर आगे, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के
एक अधिवेशन में अपने अध्यक्ष भाषण में किसने कहा था? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों जवाहरलाल नेहरू। आप पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू का मेंस में पेपर भी आया था कि राजनीतिक और समाजवादी इनकी विचारधारा बताइए। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग सही रखिएगा, ठीक है। बीपीएससी मेंस का ये प्रश्न है, याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो कहता है नैनी सन नैस, ध्यान दीजिएगा, कहता है नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या हो जाएगा? लॉक के द्वारा, ठीक है। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। जॉन लॉक उदारवादी विचारधारा के प्रतीक माने जाते हैं, याद रखेंगे। अगर जॉन लॉक के बारे में बात की जाए साथियों तो जॉन लॉक ने नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत के अंतर्गत यह कहने का प्रयास किया कि मानव का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? संपत्ति और स्वतंत्रता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा इनके कथन को। कहता है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा याद रखेगा आपका क्या है? तो येन है। क्या है? येन है, इस बात को याद रखेगा। फटाफट आगे अगर बात की जाए 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति में पटना में जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तो पीर अली किए थे, याद रखेंगे। यह एक पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था पटना में, इस बात को याद रखेगा। साथियों यह भी याद रखेगा कि 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने क्या किया था? तो इस विद्रोह को पटना में शुरू किया था। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रेट मास्टर कौन बने? सही आंसर इसका अगर बात की जाए तो याद रखेगा ये करेंट अफेयर की समसामयिक की आपका यह टॉपिक है और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौस्तुभ चटर्जी, ठीक है। याद रखिएगा कौस्तुभ चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए साथियों आगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जावेद अख्तर हैं, ठीक है। जावेद अख्तर हैं, याद रखिएगा। फटाफट आगे चलते हैं हम लोग, तो याद रखेंगे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी में किया गया था। साथियों नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, यह भी आप सभी याद रखेगा। उसके बाद कहता है 17 फरवरी से 2 मार्च 2013 तक भारत और जापान के बीच साथियों जो धर्म गार्जियन के अभ्यास का आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगा प्रांत जापान। सिंगा प्रांत जापान में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पेप्सिको इंडिया जो है साथियों यह आपको याद रखना होगा कि यह रणवीर सिंह को क्या बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद है कि मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? बहुत ही हाल ही में अभी IPL चल रहा है और यह आपका करेंट का मुद्दा है, इसको आप सभी जानते भी होंगे क्योंकि IPL का खुमार सभी पे चढ़ा रहता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा पंजाब के साथियों पूर्व वो क्या थे? तो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद विश्व यकृत दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया है? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या? तो 19 अप्रैल को क्या होता है? तो याद रखेगा 19 अप्रैल को यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका अंतिम जो प्रश्न कहता है वह है कि किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? तो यह आपका बिहार राज्य को मरचा चावल के GI टैग दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और
यह चावल बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में स्थानीय रूप से पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। फटाफट अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आंसर की है साथियों, जो कि आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पे जब हम देंगे तो आप वहाँ पे इसको मिलान कर लीजिएगा। अब बात की जाए कि आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन, जो कि हम उस समय छोड़ दिए थे, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो साथियों यहाँ पे सबसे पहला जो रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, हम फटाफट इसका आंसर बताते चलेंगे। हम आपको कल के सेशन में बता दिए हैं कि जो मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है, यह अभ्यास करने का चीज़ है साथियों, ठीक है। इसलिए हम फटाफट आपको आंसर बताते चलेंगे। आप लोग इस PDF को ले लीजिएगा और आराम से बैठकर घर पे बनाते रहिएगा। देखिए, सबसे पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा राइट। पहला का बी हो जाएगा साथियों। उसके बाद दूसरा का हो जाएगा आपका, दूसरा का क्या हो जाएगा, तो दूसरा का साथियों आपका सी हो जाएगा। तीसरा का आपका हो जाएगा डी, और साथियों चौथा का आपका हो जाएगा क्या, तो याद रखिएगा चौथा का आपका हो जाएगा सी। पांचवा का हो जाएगा आपका डी। छठा का आपका हो जाएगा साथियों क्या, तो याद रखिएगा छठा का आपका हो जाएगा, एक सेकंड, छठा का आपका हो जाएगा साथियों सी। सातवां का हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सातवां का क्या, यहाँ पे एक सेकंड साथियों, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है, नहीं सातवां का ठीक है। आठवां की अगर बात की जाए तो आठवां का ध्यान रखेंगे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आठवां का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर बात की जाए नौवां प्रश्न का, तो याद रखिएगा नौवां प्रश्न का आपका हो जाएगा क्या, तो याद रखिएगा इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए 10वां प्रश्न की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा क्या, 10वां प्रश्न का हो जाएगा आपका ए। फटाफट लगाते चलेंगे। 11वां का हो जाएगा डी। 12वां का हो जाएगा आपका बी। 13वां का हो जाएगा आपका, यहाँ फटाफट लगाते चलिएगा, 13वां का हो जाएगा ए। 14वां का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। और 15वां का हो जाएगा आपका बी। 16वां का हो जाएगा आपका सी। 17वां का हो जाएगा आपका सी। 18वां का हो जाएगा आपका सी। 18वां का हो जाएगा आपका सी। 19वां का हो जाएगा आपका ए। 20वां का हो जाएगा आपका ए। 20वां का हो जाएगा सी। 21वां का हो जाएगा आपका, 21वां का हो जाएगा आपका डी आपका। उसके बाद साथियों 22वां का हो जाएगा बी। 23वां का हो जाएगा आपका डी। 24वां का हो जाएगा आपका डी। 24वां का हो जाएगा आपका डी। 25वां का हो जाएगा आपका बी। 26वां का हो जाएगा आपका ए। 27वां का हो जाएगा आपका बी। 28वां का हो जाएगा आपका बी। 28वां का ध्यान दीजिएगा, 28वां का हो जाएगा आपका बी। 19वां का हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 19वां का हो जाएगा आपका 29वां का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद आपका 30वां का हो जाएगा आपका बी। 31वां का हो जाएगा आपका बी, 30वां का हो जाएगा बी। 31वां का हो जाएगा आपका ए। 31वां का ए। 32वां का हो जाएगा आपका ए। 33वां का हो जाएगा आपका, 33वां का हो जाएगा आपका सी। 34वां का हो जाएगा आपका ए। 35वां का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद 36वां का हो जाएगा आपका बी। 37वां का हो जाएगा ए। 38वां का हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 38वां का हो जाएगा आपका सी। 39वां का हो जाएगा आपका ए। 40वां का हो जाएगा सी। 41वां का हो जाएगा आपका, 41वां का ए। 42वां का आपका सी। और आपका हो जाएगा साथियों 43वां का आपका हो जाएगा ए। 44वां का, 43वां का ए। 44वां का आपका हो जाएगा सी। 45वां का सी। 46वां का आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 46वां का हो जाएगा आपका सी। 47वां का हो जाएगा आपका ए।
और 48वां का हो जाएगा आपका यहाँ पे साथियों क्या, तो 48वां का हो जाएगा ए, 49वां का हो जाएगा आपका ए, और यह आपका होता है अंतिम 50वां का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपका होता है यह समाप्त सेकंड प्रैक्टिस सेट। कल हम थर्ड प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। साथियों आपको मैथ और रीजनिंग बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते होंगे कि यह फटाफट आंसर बता दिए हैं, तो याद रखिएगा साथियों यह मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना आपका बेहतर होगा, इसलिए हम इसको फटाफट आपका आंसर बता दिए हैं। अब आप लोग इस आंसर को लाने का अभ्यास कीजिएगा घर पे बैठ के। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हम यहाँ पे आपको GK GS का साथियों मतलब सामान्य अध्ययन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा उसका वेटेज है, इसका अध्ययन हम ज़्यादा करवा रहे हैं, आप सभी को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे साथियों। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर जोड़ें, अधिक से अधिक इस यूट्यूब परिवार को आप लोग बनाएं, ताकि हम भी आप सभी परिवार के लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ें लाते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।